नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पे आपका स्वागत है। सवाल इंडिया का वक्त हो चुका है। मेरा नाम है अंकित त्यागी और एक बार फिर से बात करते हैं संसद के बजट सत्र की, जिसका दूसरा चरण का दूसरा दिन भी हंगामे की बलि चढ़ गया, उसकी भेंट चढ़ गया। राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान को लेकर सत्ता पक्ष माफी की मांग करता रहा। हंगामे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा की जो कार्रवाई है उसको पहले 2 बजे तक के लिए, जैसा अब तो आपके लिए भी आदत ही बन गई होगी कि 2 बजे तक के लिए पहले इसको स्थगित कर दिया गया, फिर उसको पूरे दिन के लिए कार्रवाई को आज के लिए राम राम कर दिया गया। 2 बजे कार्रवाई दोबारा जब शुरू हुई तो उसके बाद फिर हंगामा हुआ, फिर नारेबाजी हुई, जिसके चलते कल तक दोनों सदनों की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। संसद में फिर से जो हंगामा हुआ उस पर राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी जो है वो मांग कर रही है कि राहुल गांधी माफी मांगे, वरना संसद चलने नहीं देंगे। राहुल गांधी की माफी का जो सवाल है बिल्कुल नहीं उठता, ऐसा कांग्रेस कह रही है। और कल भी यही हमने आपको दिखाया था किस तरीके से दोनों सदनों में यही आलम जारी रहा था। राहुल गांधी विदेश में है, कल वापस आएंगे तो माफी मांगेंगे भी, तो कल आकर जब आएंगे संसद में बुधवार को, तब समझ में आएगा कि राहुल गांधी माफी मांगना खुद चाहते हैं या नहीं चाहते, क्योंकि कांग्रेस और राहुल गांधी और साथ ही साथ विपक्ष के भी कई नेताओं का अब उनको साथ मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि देखिए कुछ गलत तो उन्होंने कहा नहीं। अब राहुल गांधी को लेकर सत्ता पक्ष जो है वो हमलावर है। कुछ लोग इसे एक नीति के तौर पर करी गई, रणनीति के तौर पर करी गई सत्ता पक्ष की चाल मान रहे हैं। पर मंत्रियों से मंत्री, एमपी तो एमपी सब एक ही बात दोहरा रहे हैं कि विदेशी धरती पर देश का अपमान किया है राहुल गांधी ने। संसद देश से माफी मांगे राहुल गांधी। वो ये भी कह रहे हैं कि सदन में उनको मौका नहीं मिलता, वहां हर किसी को मौका मिलता है। सदन चल रहा है, राहुल गांधी कहां हैं? विदेश जाकर सैर सपाटा कर रहे हैं, ऐसा आरोप राहुल गांधी के ऊपर लगाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। अब इस पर कांग्रेस भी, राहुल गांधी तो खुद यहां नहीं है लेकिन उनके बचाव में उतरी। राहुल गांधी की माफी का सवाल ही नहीं उठता। कांग्रेस ने यह कहा कि उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने सच बोला है, जनता की आवाज को दबाया जा रहा है, ऐसा कांग्रेस ने बताया। अब संसद की जो कार्रवाई है, बड़ा सवाल यही है कि संसद की कार्रवाई ना होने से फायदा किसका हो रहा है? क्या दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष को दिख नहीं रहा है कि किस तरीके से संसद का कामकाज जो है प्रभावित हो रहा है? कब तक प्रभावित रहेगा संसद में दोनों सदन? और कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई में क्या देश का नुकसान नहीं हो रहा है? ये बहुत जरूरी सवाल हैं जिनको इस वक्त हम उठाना चाहते हैं, सामने रखना चाहते हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नरेश बंसल साहब हैं, सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। अतुल पाटिल साहब हैं जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सांसद साहब, मैं सबसे पहले बंसल जी आपसे पूछना चाहता हूं, कल भी हम लोगों ने यही बात करी थी। अक्सर हमने देखा सर कि जो विपक्ष है वो अपने मुद्दों को लेकर बार बार संसद में हंगामा करता है या शोर मचाता है या नारेबाजी करता है और सदन को चलने नहीं देता। ये ऐसा शायद याद नहीं आ रहा जब सत्ता पक्ष खड़ा हो गया और वही सदन को चलने ना दे रहा हो। सदन को चलने ना देने का विषय नहीं है। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने विदेश की धरती पर जाकर के और देश का पूरी तरह से अपमान किया, और तब अपमान किया जबकि उनका रिकॉर्ड बताता है, वो कहते हैं देश के अंदर इमरजेंसी है, देश के अंदर पार्लियामेंट में माइक बंद हो जाता है, हमको अपनी बात कहने नहीं दी जाती। अरे भाई, रिकॉर्ड तो तुम्हारा है, इमरजेंसी तुमने लगाई, मीडिया पर तुम सवाल कर रहे हो, मीडिया को तुमने बिल्कुल पूरी तरह से सेंसर्ड किया। 75 में किसने इमरजेंसी लगाई? किसने लोगों को जेलों में डाला? किसने मीडिया को लिखने नहीं दिया? क्यों उस समय एडिटोरियल ब्लैंक आते थे? ये सब आपने किया। और आज तो सारी चीज आप बोल रहे हो, पार्लियामेंट में आप चर्चा में भाग नहीं लेते। आपका रिकॉर्ड बता रहा है कि आपने चर्चा में कितना भाग लिया, 6%। फिर कौन सी आपकी, जब आप खुद ही 6% उसमें चर्चा में भाग लेते हो जी, तो कौन सी आपकी आवाज दबाई जा रही है? क्योंकि चर्चा में आप भाग लेना नहीं चाहते आप, और तरह तरह के अनर्गल आरोप लगाते हैं, और विदेशी धरती पर जाकर। ठीक है। जबकि स्वयं श्रीमती इंदिरा गांधी जब 77 में मोरारजी देसाई के सरकार में जेल गई और उसके बाद विदेश गई, उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने स्वयं कहा
कि मैं अपने देश की कोई बात इस प्रकार की जिससे देश का अपमान होता हो मैं यहां पर नहीं कहूंगी। सर लेकिन उससे ये भी बताइए कि सीख राहुल नहीं गांधी, लेते। जैसे आपने कहा अगर वो इस तो अभी है प्रकार नहीं की यहां बात पर, करेंगे तो अगर माफी मांगने की बात है तो राहुल गांधी से माफी मांगने की बात है। वो जब आएंगे तब उनके सामने ये बात रखी जाए तो समझ में भी आती है। अभी राहुल गांधी की गैर मौजूदगी में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांसद मंत्री जब पूरा हंगामा जो कर रहे हैं, क्या उससे यह सवाल नहीं उठता कि जो विपक्ष के मुद्दे हैं, जो विपक्ष मुद्दे उठा रहा है, चाहे वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट का मुद्दा हो, चाहे वो मुद्दा हो महंगाई का, चाहे वो मुद्दा हो ईडी सीबीआई को इस्तेमाल करने का, उन मुद्दों को दबाने के लिए आप लोग एक नया मुद्दा उठाए ले जा रहे हैं कि देखिए माफी मंगवाइए वरना हम संसद नहीं चलने देंगे। नहीं, मुद्दा हमने संसद चलने की बात ही नहीं कही। हमारे नेता सदन ने अपना वक्तव्य रखा जिसको कांग्रेस के लोगों ने उसमें व्यवधान किया, बोलने नहीं दिया उनको। वो विषय रख रहे थे, अपना पूरा विषय रखना हमारा अधिकार है। और फिर देश के मान सम्मान के लिए संसद है। संसद के जब वो कहते हैं पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाता, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर पार्लियामेंट है जी। ठीक है। तो पाटिल सरकार की बात अगर कहेंगे, आखिर संसद देश के, मुझे बात पूरी करने दीजिए, संसद देश के सम्मान की रक्षा के लिए है। हाँ। और संसद का के कोई व्यक्ति बाहर जाकर के विदेशी धरती पर देश का अपमान करेगा तो संसद का अधिकार है, सांसदों का अधिकार है कि वो माफी मांगने की बात करें। सब प्रिविलेज नोटिस ले आइए उनके खिलाफ, आपके पास तो ये भी अधिकार है। प्रिविलेज नोटिस ले आइए, सस्पेंड कर दीजिए राहुल गांधी को अगर उन्होंने इतना देश का अपमान किया है तो। वो भी आगे चल के लाना पड़ेगा तो वो भी लाया जाएगा। अच्छा, उसमें क्या बात है? पाटिल साहब आप सुन रहे हैं बंसल साहब क्या कह रहे हैं? वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि भैया हमारा तो अधिकार बनता है। अब राहुल गांधी कहीं बाहर जाएंगे, देश के बारे में बात करेंगे, अपना रिकॉर्ड खुद देख के बताएंगे। 42 मिनट का उनका भाषण हुआ था, उनकी अटेंडेंस जो है वो बहुत कम अटेंडेंस है संसद के अंदर। अभी भी संसद चलते हुए 2 दिन हो गए, राहुल गांधी नदारद हैं, तो खुद संसद में आएंगे नहीं, फिर कहेंगे संसद में हमें बोलने नहीं दिया जाता। देखिए अंकित भाई, ये तो सीधा है कि कैम्ब्रिज तो बहाना है, जेपीसी से दोस्त अडानी को बचाना है, ये इनकी नीति है। अभी देखिए बंसल साहब तो खुद सांसद है, राज्यसभा में पीयूष गोयल जी सवाल उठाते हैं, जबकि राहुल जी लोकसभा के सदस्य है। और संसद नहीं चलने देना, ये परंपरा बीजेपी ने डाली है। और आज सत्ता में होके सत्ताधारी पक्ष का जिम्मेदारी होती है संसद चलाना। अरुण जेटली जी कहते थे कि संसद नहीं चलाना ये भी एक आयुध है, ये भी एक वेपन है संसद में कामकाज करने का। तो ये इनकी परंपरा रही है। और जिन विषयों पे उन्होंने संसद को बंद पाड़ा गिराया है, उन्हीं विषयों को उन्होंने आगे पास किया है। आपको पता है एफडीआई इन रिटेल डांस किया था, डांस। अभी जो व्यक्ति नहीं है उनके बारे में बोलना ठीक नहीं है, लेकिन मैं आज आपके माध्यम से अंकित जी देश की जनता को बताना चाहता हूं अपमान क्या होता है। यानी इंडियन डेमोक्रेसी इज अ पब्लिक गुड, दुनिया की धरोहर है ये भारतीय लोकतंत्र, ये अपमान होता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जब जाके बाहर क्या कहते हैं सुनो। कुछ ही समय में आरोप लग जाते हैं। सर समझ नहीं आया उन्होंने क्या कहा, आप बता दीजिए हमें, हम उसको भी समझ लेंगे। तो ये कहते हैं कि 2014 से पहले, टोरंटो में कहा, सेउल में कहा, शंघाई में कहा, हर जगह कहा, 2014 से पहले इस देश में जन्म लिया। मैंने क्या पाप किया था, मैंने जन्म लिया। यहां पर तो सिर्फ करप्शन ही है देश में, बाकी कुछ नहीं है। और जितनी बदनामी उन्होंने देश के बाहर की, तो पहले तो देशद्रोह का अगर कोई चलता है केस तो मोदी जी पे चलना चाहिए। ये ऐसी हरकत उन्होंने की है। बंसल साहब इसका रिस्पॉन्स ले लेते हैं। नहीं, एक मिनट उन्होंने इतनी देर बात की और मेरी बात आप रखने नहीं दे रहे सर, क्योंकि आपने बड़ी अहम बात उठाई है ना, तो उनका रिस्पॉन्स तो बनता है। नहीं ना, सुनो ना। हाँ चलो बोलो। बंसल साहब आपने सुना, वो क्लिप में सुना रहे थे, राहुल गांधी का जो बयान है उसके आधे बयान के ऊपर बीजेपी ने इतना बवाल मचाया हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा कि यूरोप और इंग्लैंड को क्या दिखाई नहीं पड़ रहा है कि किस तरीके से भारत की जो डेमोक्रेसी है उस पर प्रहार हो रहा है। उससे पहले उन्होंने कहा कि ये हमारा इंटरनल मैटर भी है। आधे वाले हिस्से पर बड़ा बवाल हुआ, पर इस तरह की बात जो कर रहे हैं वो आपने सुना, पाटिल साहब सुनवा रहे हैं कि मोदी जी विदेश में जाके कहते थे कि इस देश के अंदर कुछ था नहीं, 2014 से पहले ही भारत भारत बना है, उससे पहले तो भारत में लोगों को जन्म लेने में बड़ी तकलीफ होती थी। क्या यह अपमान नहीं है? देखिए जिस प्रकार से वो आप कह रहे हैं, अभी खुद ही इनके बयान में है
कि वो कह रहे हैं कि यूरोप और अमेरिका को दिखाई नहीं दे रहा कि भारतवर्ष में डेमोक्रेसी की क्या स्थिति है। वो ये कहकर क्या कहना चाहते हैं? क्या यूरोप और अमेरिका का इंटरफेरेंस कराना चाहते हैं भारत के लोकतंत्र में? पर सर, आखिर जैसे मंशा मोदी क्या है जी, ये कहने मेरा की? सवाल ये था कि हमने जो अनेक मोदी जी अवसरों पर विदेशी देखा धरती है, पे जाके उन्होंने बोला कि इस जब देश के उनके नेता अंदर पाकिस्तान को आजादी से जाकर लेकर सुपारी देते हैं। 2014 तक कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ करप्शन ही करप्शन था, तो क्या विदेशी धरती पर वो देश को नीचा दिखाना चाहते हैं? नहीं नहीं, विदेशी धरती पर अगर कोई करप्शन है, करप्शन की बात हुई ना, इसमें दिखाने की बात कहां हुई? लेकिन ये तो बिल्कुल अनर्गल बात बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, हमको बोलने नहीं दिया जा रहा है। किसको बोलने नहीं दिया जा रहा है? आप स्वयं बोलने से भाग रहे हो, आप चर्चा में भाग नहीं ले रहे हो। बात करनी पाटिल साहब, मोदी जी जो कहते हैं वो देश के लिए नहीं है, वो कह रहे हैं जो बोलने से यथास्थिति है वो बता रहे हैं, पर राहुल गांधी जी खुद चर्चा से भाग रहे हैं। नहीं, ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री कितने बार सभागृह में आते हैं, हाउस में आते हैं, ये सारे देश देखता है। लेकिन मैं अभी कुछ बात बताना चाहूंगा। ये इतना झूठ बोलते हैं तो सच बताना भी जरूरी है और सुनना चाहिए। अभी देखिए, किसान विरोधी 3 काले कानून आए थे, 12 मिनट में लाए गए, 12 मिनट में वापस भी लिए गए। लाए क्यों गए देश को नहीं बताया गया, वापस क्यों लिए गए देश को नहीं बताया गया। हालांकि जो किसान आंदोलन कर रहे थे, जो उनका संवैधानिक हक है, उन्हें यह कहा गया कि वो नक्सली है, वो खलिस्तानी है, वो चाइनीज एजेंट है, वो पाकिस्तानी है। इनके संविधान की शपथ लेकर आए हुए मंत्रियों ने ये सब चीजें की है। इन्होंने जो पैसा मिलता है, गिफ्ट जो डोनेशन मिलता है, उसका बिल जो है वो मनी बिल करके लाया, फाइनेंस बिल, क्योंकि उनको चर्चा नहीं होनी थी, क्योंकि गला दबा के सारा पैसा जो है इन्हीं को आना है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बात कर रहा हूं मैं। पहले ऐसा था, कंपनी को 7% प्रॉफिट के ऊपर दे नहीं सकते थे, बैलेंस शीट में दिखाना पड़ता है। अभी बैलेंस शीट में दिखाना नहीं पड़ता है। ये सीधा सीधा करप्शन जो इंस्टीट्यूशनलाइज उन्होंने किया, वहां पर भी बात नहीं की। ठीक है, ईडी में अमेंडमेंट किया। अभी देखो, सुनो 1 मिनट, बहुत महत्वपूर्ण बात रख रहा हूं मैं अंकित जी, उन्हें पूरा बोलने देते, मुझे नहीं बोलने दे रहे। थोड़ा ऐसा एनडीटीवी पे मत ऐसा कीजिए। देखिए, अभी ईडी में कुछ सुधार हुए हैं, उसमें उन्होंने जजेस को भी लाया है, जबकि न्यायालयीन स्वतंत्रता एक संवैधानिक विषय है। और पर्सन एक्सपोज टू पॉलिटिक्स, यानी छोटे छोटे राजनेताओं को भी इसमें डराने की बात जो है वो की गई है, जजेस को डराने की बात की गई है। पाटिल साहब, मुझे एक संसद का बिल दिखाइए 2014 के बाद जिसके ऊपर चर्चा होने दी है। पाटिल इन्होंने साहब, बुलिंग किया है, जो फाइनेंस जीएसटी। तो ना, मेरे सवाल से पहले ये मत बोला कीजिए कि एनडीटीवी पे ऐसा मत कीजिए। सर, हम हमेशा फेयर रहते हैं, सबसे सवाल जैसे उनसे पूछे जा रहे हैं वैसे मैं आपसे सवाल पूछूंगा, तो इसीलिए आपसे एक बार फिर से सवाल पूछ लेता हूं। जो आप ये सब जो मुद्दे उठा रहे हैं, बड़े वाजिब मुद्दे हैं, पार्लियामेंट में उठने चाहिए, इन पर चर्चा होनी चाहिए। पर चर्चा करने के लिए जो आपके सबसे वरिष्ठ नेता हैं, उनमें से एक हैं, आपके चेहरे हैं, जब राहुल गांधी खुद नदारद रहते हैं, तो बीजेपी तो आरोप लगाएगी कि आप खुद तो पार्लियामेंट में होते नहीं है बात करने के लिए, और फिर आप बाहर जा जाके कहते हैं कि हमारी बात नहीं होने दी जा रही, हमें रोका जा रहा है बात करने से। अंकित जी, ये सरासर झूठा आरोप है। ये लोग संसद में 2014 के बाद कौन से बिल पर कितनी चर्चा हुई है, सारे दुनिया ने, देश ने देखा है। अब राहुल जी ने कहा कि एक चाइना है जिसने सारे मैन्युफैक्चरिंग पे कंट्रोल करके रखा है, एक अमेरिकन सिस्टम है क्या डेमोक्रेसी है, लेकिन सबसे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हिंदुस्तान की है। और इस प्रोडक्शन पे हिंदुस्तान जैसे डेमोक्रेटिक सिस्टम का कंट्रोल होना चाहिए, ताकि जो असमानता है, आर्थिक असमानता है, वो कम होना जरूरी है। तो एक दिन गुस्सा फूटेगा गरीबों का, मध्यम वर्गियों का गुस्सा फूटेगा। आज का ही न्यूज है, आज डेटा आया है, वो डेटा ये कहता है इस देश में गरीब मध्यम वर्ग और उसके नीचे का लोअर मिडिल क्लास, इसकी संख्या जो है वो 80 लाख से कम हुई है। बंसल तो साहब, गरीब होते जा रहा है। बंसल साहब, क्या राहुल गांधी के ऊपर सारा ये जो मामला केंद्रित कर भारतीय जनता पार्टी अब जो बार बार बात कर रही है, देखिए सरकार जो है वो हर सेशन में यही होता है, कभी विपक्ष अपने मांगे उठाता है, स्थगित होता रहता है, और सरकार अंत में आती है, एक दिन के अंदर सारे अपने ऑर्डिनेंस बिल पास कराती है और कहती है बहुत प्रोडक्टिव सेशन रहा है, प्रोडक्टिविटी संसद की बढ़ गई है। लेकिन अगर डिबेट की बात करें, चर्चा की बात करें, तो संसद की जो प्रोडक्टिविटी है वो लगातार गिरती जा रही है। इस पे सोचना, चर्चा करना, इसको करवाना क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? सुचारू रूप से सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी है या नहीं है? देखिए, सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार उसका निर्वहन करती है, बार बार वार्ता के लिए बुलाती है, बार बार बात करती है। बहुत सारे इशू जो सेटल हो जाते हैं उसको भी इस प्रकार से उठाने की कोशिश की जाती है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से पेगासस के मामले में डिसीजन आ चुका, फिर उसके बारे में बोला जा रहा है। यानी ये उच्चतम न्यायालय को मानेंगे नहीं, पार्लियामेंट को मानेंगे नहीं, कानून को मानेंगे नहीं,
जनता को मानेंगे नहीं, चुनाव आयोग को मानेंगे नहीं और आरोप लगाएंगे कि सरकार चर्चा नहीं कराती, चर्चा से भागेंगे। बंसल साहब विनम्रता पूर्वक आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप वरिष्ठ नेता मैं है, तो बिल्कुल मुझे विनम्रता बताइए। से कह रहा हूं, मैं तो एकदम विनम्रता से कह रहा हूं सवाल सुनो, कि आखिर देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, आपकी गलत आ रही है, इंफॉर्मेशन गलत आ रही है आपकी। सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पेगासस के संदर्भ में सरकार ने उनसे किसी भी तरह का सहकार्य नहीं किया। दूसरी बात, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कमेटी है, पार्लियामेंट्री कमेटी, किसी भी कमेटी की तो मीटिंग होने देते नहीं आप, कोई भी बिल तो सिलेक्ट कमेटी के पास जाता नहीं है। लेकिन शशि थरूर जी जिसके अध्यक्ष है, उसका कोरम लोगों को डरा धमका कर पूरा नहीं होने दिया गया। अफसर भी वहां पर थे, सांसद भी वहां पर थे, लेकिन कोरम अधूरा रखकर वो मीटिंग नहीं होने दिए। मुझे बताइए कितने बिल सिलेक्ट कमेटी के पास गए, कितने कमिटीज जो है पार्लियामेंट्री कमिटीज कार्यशैली जो है सर बंसल साहब, ये सवाल क्योंकि इसलिए उठता है कि संसदीय कार्यशैली जो है उसका क्या पूरा उल्लंघन किया जा रहा है और बाद में फिर ढिंढोरा पीटा जाता है कि प्रोडक्टिव बहुत रहा, बिना चर्चा के बिल पास हो जाते हैं। किसान बिल जो था सर, जो बिल आप लेकर आए थे, उससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? बिना चर्चा के बिल पास हो गया, बिना चर्चा के बिल वापस चला गया। इलेक्ट्रल बॉन्ड आधार, मेरी बात को गलत ढंग से करके मेरी इंफॉर्मेशन को गलत कहा गया। पेगासस के मामले में उच्चतम न्यायालय ने पूरा निर्णय दिया, जिसमें श्री राहुल गांधी जो विषय उठा रहे हैं लंदन में जाकर के, उन्होंने अपना मोबाइल क्यों नहीं वहां पर सबमिट किया? मैं विजय चौक पे आकर जिस समय सुप्रीम कोर्ट ने मांगा, इंफॉर्मेशन गलत है तो मैं इंफॉर्मेशन विजय चौक में, हाँ तो उनको वहां जिस समय समिति बनाई, सुप्रीम कोर्ट की समिति थी, उसकी रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल जमा करने को कहा, तो श्री राहुल गांधी ने क्यों मोबाइल जमा? सर एक एक करके अगर आप एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे तो आपकी बात समझ में नहीं आएगी। माफी मांगूंगा नहीं तो आपको मांगनी पड़ेगी। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन गलत है, या तो आप माफी मांगिएगा वो मांगेंगे, लेकिन अंत में मैं दोनों से आपसे 30-30 सेकंड आपके पास होंगे इस जवाब के लिए। मैं सबसे पहले बंसल जी आपसे शुरू करना चाहता हूं। राहुल गांधी इतना बड़ा मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि उनके किसी बयान के ऊपर सारी पार्टी वापस आ जाती है, एक के बाद एक मंत्री बयान करने लगते हैं, ट्वीट करने लगते हैं, संसद भी नहीं चलने दी जाती, और वैसे आप कहते हैं कांग्रेस है कहां, मोदी जी के सामने खड़ा कौन है? देखिए, राहुल गांधी एक प्रमुख विपक्षी दल के नेता है, जिन्होंने 50-60 साल तक देश पर शासन किया है, और वो क्या क्या उनके जमाने में हुआ ये भी सबको पता है। मैंने इमरजेंसी का जिक्र किया है, और वो इस तरह की बात जाकर के विदेश में कहते हैं जिससे देश का अपमान होता है, तो उस पर संज्ञान तो देश के हर सांसद, हर पार्टी लेगी। और नहीं सर, तो संज्ञान लीजिए, एफआईआर कर दीजिए राहुल गांधी पे सेडिशन की, देश का उन्होंने नाम खराब करा है, उन्हें जेल में डाल दीजिए, संसद तो चलने दीजिए ना सर। उसमें खड़े होकर इस तरीके से हो हल्ला करने से थोड़ी काम चलेगा। नहीं, काम नहीं चलेगा। जो बात संसद में कह रहे हैं कि संसद में कही जाएगी, कहीं पर एफआईआर की जरूरत पड़ेगी तो लोग वो भी करने से कोई पीछे थोड़ी हटते हैं, पर उसके लिए आपके मार्गदर्शन राजनीतिक रस्साकशी लगता है कि काम करने का मूड है नहीं, और इस वजह से इस पे हंगामे में कर्म चला जाए। अंत में पाटिल साहब, क्या कहीं ना कहीं राहुल गांधी को भी यह बात समझनी पड़ेगी कि 60%, 66% अटेंडेंस लेकर अगर वो संसद के बारे में कोई टिप्पणी कर रहे हैं तो शायद उन्हें 2 बार सोचना चाहिए। खुद तो पहले 100% अटेंडेंस में आ जाएं, उसके बाद बताएं कि किसको बोलने दिया जा रहा है, किसको नहीं बोलने दिया जा रहा है। अंकित जी, सबसे पहले तो ये बात समझनी चाहिए कि बीजेपी ने लोकतंत्र को किस तरह से धाराशायी किया। मैंने स्पष्ट रूप से बताया, इन्होंने ईडी का बिल, पीएमएलए बिल भी जो है वो मनी बिल करके पास किया है, जो अभी सर आपने ये बात बता दी दर्शकों को, जो राहुल गांधी पे मैंने सवाल पूछा उसका जवाब दे दीजिए सर। ये आप 2-3 बार बता चुके हैं। जवाब दे रहा हूं। सारे चर्चा में राहुल जी होते हैं, बोलने नहीं दिया जाता है, क्योंकि बिल ही पास नहीं होने दिया जाता है, बिल पास कर लिया जाता है, चर्चा नहीं होने दी जाती है। तो जो मूल मुद्दों से इनको भटकाना, मैं पहले ही कहा कि संसद 42 मिनट का भाषण दिया था राहुल गांधी ने। कैम्ब्रिज बहाना है, अदानी को जेपीसी से बचाना है। हर्षद मेहता पे लग सकती है जेपीसी, केतन पारेख पे जेपीसी लग सकती है। ये अदानी देश से बड़े हैं क्या? देश को लूट मार चालू है देश की, उनके ऊपर जेपीसी लगनी नहीं चाहिए। अब आपने कुछ गलत नहीं किया तो डर किस बात से रहे हैं? ये सबसे बड़ा संसद कैसे चलेगी, इसका सोल्यूशन ना तो संसद के अंदर दिखाई पड़ रहा है, और जब चर्चा बाहर करें तो भी स्थिति इस तरह की बनी हुई है कि उसमें दोनों पक्ष विपक्ष की जो दरार है वो बिल्कुल सामने दिखाई पड़ती है। कहीं पर भी मिलान नहीं होता दिखाई पड़ता कि संसद को कैसे चलाने के लिए कुछ शायद उसकी बात बढ़ सके आगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे क्या हश्र होने वाला है इस बहस से, और संसद में जो बहस हो रही है उससे आपको समझ में आ रहा हो, कम से कम यहां बहस तो हो रही है, संसद में तो वो भी नहीं हो पाती। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अनूठा आदेश पारित किया है। सभी जो डीएम हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं,
ये पहले मैं आपको बताता हूं तस्वीरें। ये मतलब ये इस स्कीम की जो डीएम और अधिकारियों को कावड़ियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने की स्कीम की अपार सफलता के बाद अब उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती है कि अपने अपने जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नवरात्रि का विशेष पूजा कराने का इंतजाम करें। सरकारी खर्च पर मंदिरों में, शक्तिपीठ में ये सब पूजा कराई जाए। योगी सरकार सभी मंदिरों में अखंड रामायण का पाठ कराना चाहती है और सरकार की तरफ से जिला, तहसील, ब्लॉक स्तर पर यह पूजा होगी। 22 नवंबर से नवरात्र हैं, 21 तक तैयारियों को पूरा करने का आदेश दिया गया है। हर जिले का कार्यक्रम के लिए 1 लाख रुपए का फंड भी दिया गया है। आयोजन की तस्वीरें सरकारी पोर्टल पर अपडेट करनी होंगी और डीएम की अध्यक्षता में समिति कलाकारों का चयन भी करेगी। तो वैसे ही कुछ खास काम मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में डीएम साहब को है नहीं, तो एक उनके ऊपर एक बड़ी अहम जिम्मेदारी उनके ऊपर और लाद दी गई है। इस पर अखिलेश यादव जो हैं समाजवादी पार्टी के नेता, उनका एक ट्वीट अभी आया है और इस ट्वीट में वो कह रहे हैं, रामनवमी के लिए उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारियों को 1 लाख रुपए दिए जाने के प्रस्ताव का स्वागत है, पर इतनी कम रकम से क्या होगा। कम से कम 10 करोड़ देने चाहिए जिससे सभी धर्मों के त्योहार को मनाया जा सके। भाजपा सरकार त्योहारों पर फ्री सिलेंडर दे और इसकी शुरुआत इसी रामनवमी से हो जाए। तो वो भी तंज कस रहे हैं इसके ऊपर। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये इससे पहले कावड़ के समय में आपकी तस्वीरें की दिखा रहे हैं आपको, जब फूल बरसा रहे थे ऊपर से। काफी उत्तर प्रदेश के डीएम जो हैं विकास कार्य के साथ साथ उनको बहुत ज्यादा काम करने का सरकार मौका दे रही है, धार्मिक कामों का भी। हमारे सहयोगी सौरभ की तरह ये रिपोर्ट देख लीजिए। यूपी में मार्च में होने वाले चैत्र के नवरात्रों को बहुत भव्य तरीके से मनाया जाएगा। योगी सरकार ने हर जिले के डीएम, जिलाधिकारी को ये आदेश दिया है कि वो अपने जिले में बड़े देवी मंदिरों में, शक्ति पीठों में विशेष पूजा का आयोजन कराएं। जैसे इसमें दुर्गा जी का सप्तशती का पाठ, गायन, अखंड रामायण बैठाएं और उसमें लोगों की भागीदारी करवाएं, महिलाओं को बुलाएं, युवाओं को बुलाएं और झांकियां वगैरह दिखाएं उनको। और हर जिले का डीएम जिम्मेदार होगा इन पूजा के आयोजनों के लिए। आप जानते हैं कि डीएम आईएएस अधिकारी होता है हर जिले का, तो आईएएस अधिकारी पूजा अर्चना विशेष तरीके से कराने जा रहे हैं और यूपी सरकार का ये आदेश हुआ है। आपको बताएं कि 22 मार्च से नवरात्र शुरू होने वाले हैं और सभी जिलाधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वो 21 मार्च तक तैयारियां कर लें और उसका ब्यौरा लखनऊ में जो कल्चर डिपार्टमेंट है, संस्कृति विभाग है, उसको दें। आपको बताएं कि हर जिले में जो मंदिर हैं, दुर्गा जी के बड़े मंदिर हैं, शक्ति पीठ है, वहां पर पीने का पानी, साफ सफाई करवाई जाएगी, लोगों के आने जाने का इंतजाम किया जाएगा, विशेष प्रसाद की व्यवस्था कराई जाएगी। इसके अलावा एक डीएम लेवल पर ही एक कमेटी बनाई जाएगी और वो तय करेगी कि इन आयोजनों में, जो पूजा का आयोजन हो रहा है, उसमें आके कलाकार, गायक परफॉर्म करें, उनका चयन किया जाएगा और इन कलाकारों को पैसे देने के लिए भी जो यूपी सरकार है हर जिले के डीएम को 1 लाख रुपए की राशि देगी। यानी सरकार के खर्चे पर ही ये कार्यक्रम होंगे और सरकार के खर्चे पे ही जो गायक या कलाकार परफॉर्म करने आएंगे इन पूजा में, उनको पैसा भी दिया जाएगा। सभी आयोजनों को अच्छे से कराने की जिम्मेदारी 2 नोडल ऑफिसर्स को दी गई है। 2 नोडल ऑफिसर्स जो बड़े अधिकारी हैं, बाकायदा तैनात किए गए हैं, जो ये मेक श्योर करेंगे कि जो सरकारी पूजा आयोजन किए जा रहे हैं वो अच्छी तरीके से निपट जाएं। देखिए, पहली बार नहीं है उत्तर प्रदेश में जब सरकार के खर्चे पर ये धार्मिक आयोजन कराए जा रहे हैं। हर साल आप जानते हैं जब कावड़ यात्रा होती है तो उसमें सरकार के खर्चे पर ही हेलीकॉप्टर से कावड़ियों पर फूल भी बरसाए जाते हैं। तो फिलहाल 22 तारीख से यूपी के आईएएस अधिकारी दुर्गा पूजा का विशेष आयोजन करवाएंगे, सरकार खर्चा देगी और सरकार बकायदा पूजा के आयोजनों का मॉनिटरिंग भी करेगी। दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने को लेकर सरकार और कर्मचारियों में खींचतान जारी है। राज्य के करीब 17 लाख कर्मचारी अपनी इस मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। उधर सरकार का कहना है कि बिना रोड मैप के कोई भी योजना लागू कर देना सही नहीं होगा, इसलिए पहले एक समिति गठित की जाए और उसके बाद ओपीएस की
पर रिपोर्ट एक बनाई जाए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कहना है कि सरकार ओपीएस के खिलाफ नहीं है, लेकिन पहले इसका अध्ययन जरूरी है। पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर आज संगठनों द्वारा जो लोग हैं जुड़े हुए महाराष्ट्र में, उन्होंने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। इसमें प्राथमिक शिक्षक महासंघ से जुड़े बाला साहब जावरे भी शामिल हैं। इन्होंने हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा से बात की। महाराष्ट्र भर में करीबन 17 लाख ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसे लेकर मंगलवार से उन्होंने इंडेफिनिट स्ट्राइक शुरू की है। इस सब के बीच उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आज पहुंचे महाराष्ट्र विधानसभा में। उन्होंने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से चर्चा की। आज आप लोगों की चर्चा किस विषय पर हुई, क्या कुछ कहा गया उसके बारे में बताएं। तो आज जो चर्चा हो गई पुरानी पेंशन योजना जो अभी संप हो रहा है, पुरानी पेंशन योजना के बारे में, और सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब एकनाथ शिंदे साहब और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस साहब, एजुकेशन मिनिस्टर दीपक जी केसर साहब, सबके साथ चर्चा हो गई। सब पॉजिटिव चर्चा हो गई। वो पुरानी पेंशन योजना देने के लिए रेडी है ये कहा है उन्होंने। हाँ, रेडी है। उसके लिए वो जो समिति गठन करने वाले हैं आज या नहीं कल, उसका नाम भी वो कमेटी का डिक्लेयर करेंगे। और उसके बारे में आने वाले 1-2 महीने में उसके बारे में जो पुरानी पेंशन योजना कैसा कैलकुलेट करने वाले हैं, इसके बारे में वो निर्णय लेने वाले हैं। और शासन सकारात्मक है तो क्या उससे शासन से ये पुरानी पेंशन योजना लेना चाहिए। बिल्कुल, पुरानी पेंशन योजना के जो आपके जो मांगे थी वो क्या अभी भी वही बरकरार है कि पुरानी पेंशन योजना होनी चाहिए? और भी कई सारे मांगे थी जिसे लेकर हो रही थी। और भी 17 फरवरी 2023 को हमने रत्नागिरी में जो अधिवेशन लिया टीचर का, उस प्रोग्राम में सीएम साहब थे, एकनाथ शिंदे साहब थे, दीपक जी केसरकर शालेय शिक्षण मंत्री थे, सब लोग आए थे। उन्होंने 15 जो मांगे हैं टीचर के बारे में वो सब डिक्लेयर कर दिए है। आज की इस बैठक में केवल शिक्षक संगठन थे या और भी कौन कौन से संगठन थे? आज की मीटिंग में महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के सब पदाधिकारी थे, महाराष्ट्र राज्य आरोग्य कर्मचारी सब पदाधिकारी थे, और भी लोग आना चाहते थे लेकिन वो पास की वजह से अंदर आ नहीं पाए। तो एक तरफ जहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार के साथ में कुछ ऐसे संगठन जो जिनकी ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है, जैसे कि शिक्षक, आरोग्य, उनकी ओर से एक बैठक हुई। ये महाराष्ट्र विधानसभा में ही ये बैठक की गई और इनका कहना है कि सरकार की ओर से जो आश्वासन दिया उससे ये संतुष्ट हैं। ये जिससे कि आप देख सकते हैं ये सभी लोग उस संगठन के हिस्सा है जो यहाँ पर उन्होंने मुख्यमंत्री से और उप मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। और इनका कहना है कि कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी ये समझ ले कि एक तरफ जहाँ ओपीएस को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, वहीं उसके भीतर ही फूट पड़ती नजर आ रही है और कुछ लोग अभी फिलहाल सरकार से बातचीत कर संतुष्ट नजर आ रहे हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। सोहित मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोहित, एक तरफ ओपीएस की मांग है, दूसरी तरफ जो किसान हैं, प्याज किसान हैं, वो भी मुंबई की तरफ आ रहे हैं। इस पर तो आपने स्पष्टता से बताया। उस दूसरी खबर पर अभी क्या जानकारी है, कहां पहुंचे हैं किसान? बिल्कुल, देखिए अंकित, ये जो किसान हैं ये नासिक से निकले हैं। 20 तारीख तक ये मुंबई पहुंचेंगे। आज 3 बजे किसानों के जो रिप्रेजेंटेटिव के बैठक में क्या कुछ तय होता है ये देखना अहम होगा। अगर किसानों की बात करें तो उनकी कई सारे मांगे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र सरकार ने प्रति क्विंटल प्याज पर 300 रुपए के अनुदान का ऐलान कल ही कर दिया था, लेकिन किसान संगठन इससे खुश नहीं है। वो कह रहे हैं कम से कम 1000 रुपया होना चाहिए। इसके अलावा और भी कई सारे मुद्दे हैं, जैसे कि कई जगहों पर बेमौसम बारिश हुई है तो कई लोग फसल खराब हो गई है, उसके लिए राहत की मांग कर रहे हैं। कई ऐसे खेत हैं जहां पर दिन भर में कभी भी बिजली नहीं आती है तो किसानों को रात को जाना पड़ता है, उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है। ऐसे तमाम मांगों के साथ ये जो किसान हैं ये नासिक से लेकर मुंबई का ये पूरा सफर वो तय कर रहे हैं। जो विपक्ष है वो भी इन किसानों का समर्थन करता हुआ दिख रहा है। बहरहाल सरकार के साथ इनकी कल बैठक है। अब उस बैठक में क्या कुछ सरकार तय करती है ये देखना अहम होगा, क्योंकि सरकार ने 300 रुपए के अनुदान का ऐलान कल ही कर दिया था जब एक किसान सड़कों पर थे। अभी ये नासिक से आगे बढ़ चुके हैं।
धीरे धीरे इगतपुरी होते हुए जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे, वो मुंबई की तरफ आएंगे। उससे पहले कल के बैठक में अगर सरकार इन्हें मनाने में कामयाब हो जाती है, तब शायद हो सकता है कि मुंबई ना आए। लेकिन अभी फिलहाल इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो काफी कम लग रही है। ऐसे में ये जो किसान है लगातार मार्च करते हुए आ रहे हैं। अंकित, इससे पहले भी 2 बार किसान मुंबई आ चुके हैं और उनका यही कहना है कि बार बार आश्वासन जरूर मिला है, लेकिन जिस तरह से उनको नतीजों की उम्मीद थी वो नहीं मिल पाई है। पिछले हफ्ते NDTV भी अलग अलग जगहों पर जब नासिक पहुंचे थे तो हमने भी बताया था कि किसानों की हालत, खासतौर पर जो प्याज के किसान हैं, उनकी हालत कितनी खराब है। ऐसे में ये जो सारा गुस्सा है उसी को लेकर ये किसान फिलहाल मुंबई की तरफ मार्च करते हुए दिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सोहित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है। तस्वीरें जो इस वक्त सीधी आपके पास आ रही हैं, ये पाकिस्तान से तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर जो अटकलें हैं, आज उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। उनके खिलाफ एक नॉन बेलेबल वारंट जो है वो इश्यू हुआ है। लाहौर में उनके घर के बाहर काफी तादाद में सुरक्षा बलों का जमावड़ा है। वहीं बड़ी संख्या में इमरान खान के समर्थक भी वहां पहुंच गए हैं और पुलिस को इमरान खान के घर तक पहुंचने से रोक रहे हैं। ज्यादा जानकारी इस वक्त हमारे सहयोगी जो हैं उमा शंकर के पास चलेंगे, लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं, ये हंगामे की तस्वीरें जो हैं ये लाहौर से आ रही हैं, पाकिस्तान से आ रही हैं, जहां पर इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए एक तरफ बड़ी संख्या में सुरक्षा बल उनके घर की ओर पहुंच रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ उनके जो समर्थक हैं वो इमरान खान को बचाने के लिए, पुलिस को वहां तक ना पहुंचने देने के लिए पूरी बड़ी संख्या में वहां पर जुट गए हैं। और उसमें आप देख रहे हैं कि पुलिस को कैसी मशक्कत, सुरक्षा बलों को कैसी मशक्कत करनी पड़ रही है। वाटर कैनन्स जो हैं, पानी की बौछार की जा रही है। साथ ही साथ पुलिस कोशिश कर रही है कि जो समर्थक हैं उनको हटाकर इमरान खान के घर तक पहुंचा जाए लाहौर में। लेकिन फिलहाल यहां पर एक जबरदस्त तनाव की स्थिति और टकराव की स्थिति बनती नजर आ रही है। उमा शंकर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमा, इमरान खान एक के बाद एक हर दूसरे दिन यह खबर जरूर आती है कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन इस बार काफी तनावपूर्ण माहौल लाहौर में इस वक्त बना हुआ है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि कई ऐसे मौके आए और कई बार गिरफ्तारी की कोशिश हुई है। इमरान खान की जमान पार्क जो कि लाहौर का आवास है, वहाँ पर पहले भी आवास की पुलिस पहुंची थी, पंजाब पुलिस उसकी मदद कर रही थी, लेकिन उस वक्त भी जो PTI के जो कार्यकर्ता है उन्होंने रास्ता रोका था पुलिस का और पुलिस से नोटिस सर्व करके लौट गई थी। इस बार क्योंकि कल जो कोर्ट में जो तारीख थी उसमें जो गैर जमानती वारंट है इमरान खान के खिलाफ उसको जारी रखा गया है। कोर्ट ने कहा है कि 18 मार्च तक या 18 मार्च को इमरान खान को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए, क्योंकि पेशाखाना मामले में लगातार वो पेशी से बच रहे हैं। और तो उमा शंकर से हमारा संपर्क टूट गया, दोबारा चलेंगे उनके पास और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि हो क्या रहा है और किस तरीके से वहां पर ये जो स्थिति है तनावपूर्ण इस वक्त बनी हुई है। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर चर्चा, अटकलें जरूर लगी हुई थी। और चलिए दोबारा वापस चलते हैं उमा शंकर सिंह के पास। सुरक्षा का मामला है, हालांकि कोर्ट ने इस बात को नहीं माना और कल उनके खिलाफ जो गैर जमानती वारंट है उसको जारी रखा। हालांकि लाहौर हाई कोर्ट ने उसमें उनको एक रियायत दी थी, लेकिन इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने फिर से उस गैर जमानती वारंट को जारी रखा है। एक और मामला है अंकित, जिसमें एक गैर जमानती वारंट इमरान खान के खिलाफ जारी हुआ है और वो मामला है, आपको याद होगा कि किस तरह से उन्होंने मजिस्ट्रेट को धमकी दी थी और मजिस्ट्रेट को धमकाने के आरोप में उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था और उस मामले में भी कल गैर जमानती वारंट जो है वो जारी हुआ इमरान खान के खिलाफ। तो दो मामलों में गैर जमानती वारंट इमरान खान के खिलाफ है और यही वजह है कि यहां पर जो लाहौर में उनके घर पर पुलिस पहुंची है, वहां पर अभी जिस तरह के दृश्य हैं उसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है प्रदर्शनकारियों को और जो PTI के कार्यकर्ता हैं उनको दूर रखने के लिए। लगातार PTI के कार्यकर्ता की कोशिश ये है कि इमरान खान तक पुलिस पहुंच ना पाए। पहले भी जब पुलिस पहुंची थी तो कार्यकर्ताओं ने रास्ता रोक लिया था
था और उनको अंदर जाने नहीं दिया था। तब ज्यादा नफरी नहीं थी पुलिस के पास। पंजाब की पुलिस जो कि असिस्ट कर रही है इस्लामाबाद पुलिस को, उसने अपनी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी हुई है। कल एक खबर आई थी कि इस्लामाबाद से एक स्पेशल टीम हेलीकॉप्टर में निकली है इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए, इस्लामाबाद से लाहौर और लाहौर से गिरफ्तार करके उनको वापस इस्लामाबाद ले जाने के लिए। हालांकि बाद में इस्लामाबाद पुलिस ने इस बात की तस्दीक नहीं की और कहा कि ऐसी कोई टीम नहीं भेजी गई हेलीकॉप्टर से। पहले से ही एक टीम इस्लामाबाद पुलिस की लाहौर में मौजूद है और उसी के ऊपर दारोमदार है कि वो इमरान खान को अरेस्ट करके कोर्ट में पेश करे। तो अब क्योंकि पंजाब पुलिस जो है वो काफी भारी तादाद में इमरान खान के घर के बाहर मौजूद है और वो पीटीआई के कार्यकर्ताओं को काबू में करने की कोशिश कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि ये लग रहा है कि आज जो पुलिस है वो पूरी तैयारी के साथ पहुंची है। लेकिन अब भी बड़ा सवाल ये बचा हुआ है कि क्या इमरान खान को आज भी अरेस्ट किया जा सकेगा, क्योंकि इस बात की आशंका बहुत जोर शोर की है कि अगर इमरान खान को अरेस्ट किया जाता है तो देश भर में जो उनके कार्यकर्ता हैं वो काफी तोड़फोड़ मचा सकते हैं, हिंसा कर सकते हैं। पहले भी ऐसे मौके आए हैं जब देखने को मिला है कि इमरान खान के ऊपर अगर गिरफ्तारी की जो बात हुई है तो जो पीटीआई के कार्यकर्ता हैं वो बड़ी तादाद में सड़कों पर निकले हैं, प्रदर्शन किया है और तोड़फोड़ भी हुई है। खासतौर पे पुलिस के साथ उनकी जो झड़प है वो भी हुई है और एक जिले शाह करके जो कार्यकर्ता हैं उनकी मौत हुई है, पुलिस हिरासत में मौत हुई बताई जा रही है। लेकिन इस मामले में भी एक एंटी टेरर एक्ट में इमरान खान और उनके नेताओं के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। पीटीआई का कहना है कि ये बहुत ही गैरवाजिब बात है, क्योंकि जो जिले शाह है जो कि एक बहुत ही एक वोकल कार्यकर्ता थे पीटीआई के, उनको जब पुलिस ले गई तो वो बिल्कुल दुरुस्त हालत में थे और बाद में उनकी डेड बॉडी आई। तो इस मामले में इमरान खान के खिलाफ या पीटीआई के नेताओं के खिलाफ मुकदमा कैसे दर्ज हो सकता है। तो एक बहुत ही खींचतान है पाकिस्तान में, वहां की सियासत में, जो कि लंबे अरसे से चल रहा है, खासतौर पर तब से जब से इमरान खान को प्रधानमंत्री पद से हटाया गया, कॉन्फ्रेंस मोशन के जरिए उनको हटाया गया। उसके बाद से वहां पे शहबाज शरीफ की सरकार है, पीडीएम की सरकार है, जहां तकरीबन 1 दर्जन जो पार्टी हैं वो उसमें शिरकत कर रही है सरकार में। तो ऐसे में इमरान खान लगातार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि अर्ली इलेक्शन कराए जाएं, तुरंत चुनाव कराए जाएं और नेशनल असेंबली जो है उसको भंग करके दोबारा से जो मैंडेट है वो लिया जाए। लेकिन ये सरकार जो है शहबाज शरीफ की सरकार, जो कि आर्थिक संकटों से पहले से ही जूझ रही है, उसको लगता है कि अभी अगर चुनाव में गए तो पाकिस्तान की माली हालत ऐसी है कि शायद दोबारा सत्ता में लौट के आ पाना मुमकिन नहीं होगा। इसलिए वो टाइम बाई कर रही है। इस साल के अंत तक यानी कि जुलाई के बाद से चुनावी प्रक्रिया पाकिस्तान में शुरू होगी और सितंबर, अक्टूबर या नवंबर तक जाकर चुनाव की जो प्रक्रिया है वो पूरी होगी। तो पूरी खींचतान इस बात को लेकर है कि इमरान खान चाहते हैं कि जल्दी चुनाव हो। अपने प्रांतीय असेंबलीज को भी इमरान खान ने भंग कर दिया था, खैबर पख्तूनख्वा को, और जो उसके बाद वहां पे चुनाव का जो ऐलान है पंजाब में, इन दोनों जगहों पे चुनाव का ऐलान किया गया है। अप्रैल 30 को चुनाव होना है और इस बीच जो चुनावी रैली है उसको संबोधित करने के लिए कल निकले थे, अपने घर से दाता दरबार तक गए थे और कोर्ट में इस बात को भी कहा गया कि इमरान खान अपनी सुरक्षा का हवाला देते हैं, लेकिन वो लगातार निकलकर रैलियों में हिस्सा ले रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, लेकिन कोर्ट में वो नहीं आ रहे हैं। तो कोर्ट ने इस दलील को मानते हुए जो गैर जमानती वारंट है वो बरकरार रखा था और 18 मार्च की तारीख तय की हुई है इमरान खान को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने की। पहले क्योंकि ऐसे मौके आए अंकित, जब इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश हुई लेकिन पुलिस नाकाम रही, तो ऐसा लगता है कि ये जो मामला है, जो अभी जैसा कि दृश्य आ रहा है कि घर के बाहर जिस तरह की खींचतान, जिस तरह का टकराव पुलिस और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच चल रहा है, वो लंबा चल सकता है, क्योंकि जो एक शील्ड के तौर पे अपने कार्यकर्ताओं को इस्तेमाल करने का आरोप इमरान खान पर लग रहा है। बड़ी तादाद में वो महिलाओं की भी मौजूदगी बताई गई है और पुरुष कार्यकर्ता तो वहां पर हैं ही, तो उनकी पूरी कोशिश होगी कि किसी भी तरीके से पुलिस जो है वो इमरान खान तक ना पहुंच पाए और पुलिस की कोशिश होगी कि वो कार्यकर्ताओं के बीच से इमरान खान को निकालकर गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करे। तो ये खींचतान जो है वो हिंसक रूप ले सकती है, इस बात की भी आशंका है, लेकिन देखना है कि किस तरह से सिचुएशन अगले कुछ घंटों में वहां पर अनफोल्ड होता है। कई सारे मामले हैं इमरान खान के ऊपर, मुख्य तौर पर 4 मामले, जिसमें से 2 में वो जमानत उनको मिल गई थी। इस मामले में उनको कोर्ट में पेश होना था, क्योंकि ये मामला जो तोशाखाना का मामला है, जिसमें उन पे आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री रहते जो विदेशों से उनको गिफ्ट मिले, उस गिफ्ट को सस्ते दर में तोशाखाना से लिया और महंगे दर में उसको बेचा, काफी बड़ा मुनाफा कमाया। हालांकि इस मामले के सामने आने के बाद पाकिस्तान में तोशाखाना के जो पुराने मामले भी हैं वो भी खोले गए। पीटीआई के नेताओं की तरफ से इस बात की लगातार दलील दी जा रही है कि किस तरीके से जब नवाज शरीफ सत्ता में थे उन्होंने क्या क्या तोशाखाना से लिया और कितने सस्ते दर पर लिया। तमाम जो पीछे 2004 से ही जो तोशाखाना का जो मामला है वो खोला गया है। 2008 में चुनी हुई सरकार आई थी
नवाज शरीफ की, उसके पीपीपी और पीएमएलएन की, तो उसके बाद जितने भी विदेशी जो उपहार आए उसको लेकर एक पूरा जो वहां पे आप कह सकते हैं कि एक वो पूरा खजाना जो है वो खुला हुआ है और लोग एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अब जब पुलिस यहां पर पहुंची है तो इस मकसद के साथ पहुंची है कि इमरान खान को वो गिरफ्तार करे, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या इतने कार्यकर्ताओं के बीच इमरान खान की गिरफ्तारी मुमकिन है, और अगर गिरफ्तारी होती है तो फिर क्या सूरत हाल वहां पर नजर आएगी, किस तरह से हिंसा हो सकती है, उसको काबू में किस तरह से किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। और इसलिए इमरान खान को गिरफ्तार न करने के हक में भी एक वहां का पॉलिटिकल जो खेमा है वो रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि पाकिस्तान जिस तरह से एक आर्थिक एक संकट की हालत से गुजर रहा है, वैसे में अगर हिंसा बड़े पैमाने पर होती है, तोड़फोड़ बड़े पैमाने पर होती है, तो उसको संभालना और ज्यादा मुश्किल होगा, एक और फ्रंट खुल जाएगा सरकार के लिए। तो इस वजह से जो है लंबे समय से इस बात को देखा जाता रहा है कि क्या इसको हम इमरान खान को गिरफ्तार करें। तो ये अभी हमें देखना बाकी है कि आगे क्या होता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया उमा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, सारी जानकारी हमें देने के लिए। इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। उमा हमारे पल पल की जानकारी इस पर देते रहेंगे। लेकिन ये अहम खबर इस वक्त पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर जो असमंजस है वो बना हुआ है और उसको चलते हुए टकराव की स्थिति लाहौर की सड़कों पर पैदा हो गई है। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भोपाल में हैं। मध्य प्रदेश में इस साल चुनाव होने वाले हैं और वहां पर अरविंद केजरीवाल ने एक बार लोगों से आम आदमी पार्टी को मौका देने की अपील करी। अरविंद केजरीवाल उन राज्यों के दौरे पर है जहां पर आम आदमी पार्टी अपना जो वर्चस्व है, जमीन है, नई राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल कल भगवंत मान के साथ राजस्थान में थे और आज मध्य प्रदेश पहुंच गए हैं। उन्होंने भोपाल में राज्य की जनता से पार्टी को एक मौका देने की अपील भी की। दिल्ली के हमारे काम की बात पंजाब पहुंची तो पंजाब में लोगों ने 117 में से 92 सीट दे दी, 92 सीट। दिल्ली के अंदर हमने सबकी बिजली मुफ्त कर दी, पंजाब के अंदर हमने सबकी बिजली मुफ्त कर दी। मध्य प्रदेश एक मौका देके देखो, आपकी भी बिजली मुफ्त कर देंगे। दिल्ली के अंदर हमने शानदार सरकारी स्कूल बना दिए, गरीबों के बच्चों को शानदार शिक्षा मिल रही है। वो क्रांति अब पंजाब में शुरू हो गई। मान साहब शानदार काम कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर रहे हैं। मध्य प्रदेश वालों एक मौका देके देखो, आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा मैं।